ठीक है, कहाँ से देखना था हमको? कॉम्पैक्शन से, है ना? कॉम्पैक्शन फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, कॉम्पैक्शन में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी? है ना? इफेक्ट देखा था सबसे पहले। तो इफेक्ट देखा था, तो हमने देखा था कि कॉम्पैक्शन करने से कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें डिक्रीज होती हैं। इंक्रीज कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी हमारी? शेयर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और बियरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई थी। डिक्रीज क्या क्या हो जा रहा था हमारा? परमिएबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। देन इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अचीव्ड कैसे करते हैं इसको, कॉम्पैक्शन को कैसे अचीव करते हैं? स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड से, है ना? स्टैटिक लोड किसके लिए होता था, किस प्रकार के सॉइल के लिए? कोहेसिव सॉइल के लिए। और डायनामिक कोहेजनलेस सॉइल के लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि कॉम्पैक्शन को यदि मेज़र करना है, कॉम्पैक्शन को यदि मेज़र करना है तो हम किसको मेज़र करते हैं? डायरेक्ट ड्राई डेंसिटी को, है ना? यदि ड्राई डेंसिटी को पता चल गया तो ड्राई डेंसिटी यदि हमने निकाली तो हमको पता चल जाएगी कॉम्पैक्शन कितना है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कितना है हमारा, है ना? तो बेसिकली हम कॉम्पैक्शन वाली यूनिट में ड्राई डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा है इस पर? हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। तो इस पर हम मेन चीज़ें देखेंगे। कॉम्पैक्शन क्या था, किस प्रकार की सॉइल के लिए होता है ये कॉम्पैक्शन? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, या इसी को क्या बोलते हैं देते हैं? अनसैचुरेटेड सॉइल, या इसी को क्या बोल देते हैं? सेमी सैचुरेटेड सॉइल। जबकि कंसोलिडेशन हमारा किस प्रकार के सॉइल के लिए था? फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। उसके बाद इसमें जो एक्सपेल्ड आउट होती है वो क्या होती है? इस पर वाटर एक्सपेल्ड आउट होता है ना? यदि इसकी बात करें तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, और ये कैसी है? टाइम टेकन प्रोसेस है। यदि इस पर बात करते हैं हम कॉम्पैक्शन पे, तो इस पर स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड दोनों होते हैं, जबकि कंसोलिडेशन पे कैसा लोड होता है? स्टैटिक लोड होता है ना? तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। इसके बाद हमने क्या देखा था? जनरल फार्मूला देखा था। जनरल फार्मूला किसके लिए? फॉर वॉल्यूम रिडक्शन। क्या था फार्मूला? इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाय 1+h, या डेल्टा एच डिवाइड बाय h, है ना? 1+h नहीं, ये फॉर्मूला था, इसको डिराइव किया था हमने, है ना? ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। इसके बाद हमने देखा था कॉम्पैक्शन किस प्रकार के सॉइल पे? कॉम्पैक्शन देखा था किस सॉइल पे? कोहेजनलेस सॉइल में। अब किस तरीके से कॉम्पैक्शन किया था इस पे? तो वाइब्रेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? कोहेसिव सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे। उसके अलावा इस पे क्या चीज़ देखी थी? बॉन्डिंग देखी थी, है ना? तो कौन से प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है इस पे? अपीयरेंट। और अपीयरेंट बॉन्डिंग कब पाई जाती है? जब सॉइल कैसी होगी आपकी? जब सॉइल होगी आपकी अनसैचुरेटेड।
और यदि आपकी सॉइल कैसी है, ड्राई है या सैचुरेटेड है, उस कंडीशन पे आपका ये अपीरेंट बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। यदि अनसैचुरेटेड सॉइल है तो आपको कॉम्पैक्शन करने में कोहेजनलेस सॉइल पर दिक्कत जाती है, क्योंकि उस पर अपीरेंट बॉन्डिंग मौजूद रहती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड, तो बल्किंग ऑफ सैंड में हमने देखा था कि किस चीज़ पे इफेक्ट करता है, 4 to 5%। एक तो मॉइस्चर कंटेंट पे है ना, मॉइस्चर कंटेंट, और दूसरा होता है हमारा सरफेस टेंशन। इसके कारण ही हमारा क्या होता है, बल्किंग ऑफ सैंड होता है। अब यदि मॉइस्चर कंटेंट हमारा कितना 4 to 6% है ना, तो वॉल्यूम हमारा 20 to 30% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ देखी थी। इसके अलावा क्या देखा था हमने, कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव। फिर हमने देखा था कॉम्पैक्शन किसमें, कोहेसिव सॉइल में। इसमें क्या देखा था, कॉम्पैक्शन कोहेसिव सॉइल में। इसके लिए हमने देखा था, हमको पता है स्टैटिक लोड के द्वारा हमारा क्या होता है, कोहेसिव सॉइल में कॉम्पैक्शन होता है स्टैटिक लोड के द्वारा, है ना। और जनरली क्या यूज़ करते हैं हम इसके लिए, रोलर यूज़ करते हैं। कौन सा रोलर यूज़ करते हैं हम, सी फुट रोलर, है ना। उसके अलावा हमने स्ट्रक्चर देखे थे, जैसे यदि हम कोहेसिव सॉइल की बात करते हैं तो इसमें जनरली क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिल्ट और क्ले। तो बेसिकली हम बात किसकी करते हैं, क्ले की। तो क्ले का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट का। स्ट्रक्चर, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर और फ्लैक्युलेटेड स्ट्रक्चर। फ्लैक्युलेटेड स्ट्रक्चर। अब यदि डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होती है, यदि हम बात करते हैं डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें यदि परमेबिलिटी की बात करेंगे तो परमेबिलिटी कैसी होती है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में परमेबिलिटी क्या होती है, कम, है ना। स्ट्रेंथ कैसी होती है, स्ट्रेंथ भी इस पर क्या होती है, कम होती है। फ्लैक्युलेटेड स्ट्रक्चर की यदि हम बात करेंगे तो फ्लैक्युलेटेड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। अब यहाँ पर ये समझ में आएगा, यहाँ पर तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है ना। और फ्लैक्युलेटेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है हमारा, जिसमें कनेक्शन कुछ किस तरीके से होते हैं, फेस टू एज, कुछ इस तरीके से। इनमें वॉइड्स क्या होते हैं, ज़्यादा होंगे। और जब फ्लैक्युलेटेड स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है तो वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर पर कम हो जाता है ना। इस पर यदि हम बात करेंगे परमिएबिलिटी की, तो इसमें परमिएबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके यदि स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ इस पर ज़्यादा होती है ना। ठीक, यहाँ तक क्लियर। देन इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रॉक्टर टेस्ट। तो प्रॉक्टर टेस्ट में हमने बेसिकली क्या चीज़ देखी थी, सबसे पहले हमने बात की थी प्रॉक्टर टेस्ट में कि हमको पता होना चाहिए क्या, कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो हमको क्या पता होना चाहिए, कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली किस किस चीज़ के बारे में ध्यान देना है हमको, मॉइस्चर कंटेंट, फिर एनर्जी, फिर ड्राई डेंसिटी, है ना, एटसेट्रा। इनके बारे में तो हमको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम कॉम्पैक्शन कर्व की बात करें तो हमको एक कॉम्पैक्शन कर्व मिलता है। कॉम्पैक्शन कर्व कुछ किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें एक्स एक्सिस में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट, और वाई एक्सिस में क्या होता है, ड्राई डेंसिटी। कॉम्पैक्शन कर्व कुछ किस तरीके का मिलता है, कुछ इस तरीके का होता है। कॉम्पैक्शन कर्व कुछ इस तरीके का, है ना। किसी पर्टिकुलर एनर्जी पे हमको कुछ इस तरीके का कॉम्पैक्शन कर्व हमको मिलता है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, है ना। ऐसा वाटर कंटेंट जिस पर हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है आपका, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद किसी पर्टिकुलर यदि हम बात करते हैं ड्राई डेंसिटी के लिए, कौन सा साइड बेटर रहता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, और इसको हम क्या बोलते हैं,
वैट ऑफ ऑप्टिमम। बेटर कौन सा होता है? ये वाला, क्योंकि इसमें कम वाटर कंटेंट में हमको गामा डी मिल गया है। लेकिन यदि यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ज़्यादा वाटर कंटेंट पे आपका क्या लगता है, आपका ज़्यादा वाटर कंटेंट पे आपको सेम गामा डी मिल रहा है ना, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या ड्राई डेंसिटी मिल रही है आपको। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रॉक्टर टेस्ट देखे थे हमने, है ना। 2 केसेस और, क्या? 2 केसेस और हैं। अच्छा, इसके अलावा यदि हम इस पर बात करते हैं तो 2 केसेस और हमको देखने हैं यहाँ पर। यदि हम क्या कर दें, कॉम्पैक्शन एनर्जी को इंक्रीज़ कर दें, है ना। पहला केस क्या है, हम यदि एनर्जी को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी सपोज दैट क्या है, मैं फिर से कर्व बना देता हूँ यहाँ पर मैं, ये है आपकी E1। यदि मैंने एनर्जी को इंक्रीज़ कर दिया तो कर्व क्या हो जाता है आपका, ऊपर कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। और ये याद रखना है यहाँ पर कि इस साइड कम गैप रहता है, इस साइड ज़्यादा गैप रहता है ना। ये एनर्जी क्या है, E2। तो एनर्जी को इंक्रीज़ करने में आपका क्या हो जाता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। पहले यदि हम बात करते हैं तो ये क्या था, OMC1, ये क्या हो जाएगा OMC2। यहाँ पर गामा ड्राई मैक्स 1 और ये क्या हो जाएगा गामा डी मैक्स 2। तो हमको एनर्जी इंक्रीज़ करने में क्या पता चल रहा है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जबकि यदि हम बात करते हैं ड्राई डेंसिटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। सेकेंड केस हमने इस पर देखा था कि आपका ऑर्गेनिक कंटेंट यदि इंक्रीज़ कर दिया जाए, ऑर्गेनिक कंटेंट यदि इंक्रीज़ कर दिया जाए तो ऑर्गेनिक कंटेंट को इंक्रीज़ करने पे आपका कर्व कुछ किस तरीके से शिफ्ट हो जाता है, ये आपका पहला कर्व। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं आपका कर्व कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है ना, ऊपर। यदि मैं बात करता हूँ ये आपका कुछ इस तरीके से, फिर ये कुछ इस तरीके से, ठीक। ये क्या था OMC1, ये क्या है OMC2। तो यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा जब आपने ऑर्गेनिक कंटेंट को इंक्रीज़ कर दिया तो, ठीक है। ये हो जाएगा गामा डी मैक्स 1, ये हो जाएगा गामा डी मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ हो जा रहा है, जबकि गामा डी क्या हो जा रहा है आपका, डिक्रीज़ हो जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ यदि हम इस पर बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम एक और कर्व की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर प्लास्टिसिटी के हिसाब से, प्लास्टिसिटी और गामा डी के हिसाब से, इसी को यदि मैं लिखना चाहूँ, CH, CI और CL, ठीक है। ये क्या है, प्लास्टिसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है, CH, CI, CL, वैसे वैसे आपका गामा डी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो दिख रहा है हमारी, ये क्या है, लो कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, और ये क्या है, हाई कंप्रेसिबल क्ले, है ना। तो जैसे जैसे यदि हम बात कर रहे हैं तो इस पर क्या होता जा रहा है, आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम होता जा रहा है और आपका गामा डी मैक्सिमम होता जा रहा है, ठीक। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। इसके आगे क्या पढ़ा था हमने, टेस्ट देखे थे, है ना। तो लिखवाई तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो जो काम के सिर्फ वो डिस्कस करेंगे हम। हमने देखे थे प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉक्टर टेस्ट कौन कौन से देखे थे हमने, लाइट वेट देखा था और हैवी वेट देखा था, हैवी वेट, है ना। ये कौन सा था, US का, और ये भी हमारा US का। यदि इसकी हम बात करते हैं, इस पे यदि हम बात करेंगे तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं वेट ऑफ हैमर की। तो वेट ऑफ हैमर कितना था यहाँ पर, 2.5 kg, है ना। और हाइट ऑफ फॉल, वेट ऑफ हैमर, और यहाँ पर यदि मैं हाइट ऑफ फॉल की बात कर रहा हूँ, हाइट ऑफ फॉल, तो हाइट ऑफ फॉल कितना था यहाँ पर, 12 इंच। इस पे यदि हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 4.54 kg, और हाइट ऑफ फॉल 18 इंच। ऐसी सेम चीज़ यदि मैं बात करता हूँ इंडिया के केस में, है ना, लाइट वेट जो इंडिया पे यूज़ होता है, इस पे यदि मैं बात करूँगा तो इसमें वेट ऑफ हैमर कितना था, 2.6 kg का, और हाइट ऑफ फॉल कितना था, 310 है ना, सेंटीमीटर। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इस पे कितना था ये, 4.9 kg,
और कितना था हमारा 40 सेंटीमीटर। इसके अलावा मैक्सिमम सारी चीज़ सेम है हमारी, है ना, कि हमको नंबर ऑफ ब्लोज कितने देने हैं, कितनी लेयर देनी है हमको, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एनर्जी की, है ना, तो एनर्जी जो आती है इस पर, बस ये याद रखना कितनी आती है वो तो कैलकुलेट कर लोगे, है ना। कितनी टाइम्स आती है 4.5 टाइम्स। ऐसे इस पर यदि बात करोगे तो कितने टाइम्स आती है 4.5 टाइम्स। ठीक, यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। तो ये हो गए आपके टेस्ट। इस पे वॉल्यूम अलग है, इस पे इसका वॉल्यूम कितना था यूएस वाले का 944 सेंटीमीटर क्यूब का, और इंडिया में जो गोल्ड यूज़ करते हैं उसका वॉल्यूम कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, कौन कौन से फैक्टर थे जो कॉम्पैक्शन को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मॉइस्चर कंटेंट, फिर टाइप ऑफ सॉइल, फिर टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी। इसको अब सबको डिस्कस किया था हमने, है ना। मॉइस्चर कंटेंट किस तरीके से इफेक्ट करता है, टाइप्स ऑफ सॉइल किस तरीके से कॉम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है, टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी किस तरीके से इफेक्ट करती है, और अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी किस तरीके से इफेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जीरो एयर वॉइड लाइन या 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन, 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो इस पे हमने कर्व बनाया था, मैं सिर्फ कर्व बना दे रहा हूँ, बाकी कल मैंने इसको समझा दिया है ना। तो ये किस तरीके का था ये कर्व हमारा, कुछ इस तरीके का। किसी पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे यदि हम बात करते हैं, ये वाला वाटर कंटेंट यदि हम पकड़ लेते हैं, और हम क्या करते जा रहे हैं, कॉम्पैक्शन एनर्जी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। कॉम्पैक्शन एनर्जी को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो कॉम्पैक्शन एनर्जी को जब हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारा धीरे धीरे क्या होते जाएगा, हमारा वाटर इंक्रीज होता जाएगा, और धीरे धीरे कहाँ पर पहुँच जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100%। ऐसा थ्योरेटिकल बोल सकते हैं, है ना, प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा हमारा 100% होगा। उस लाइन को जो हम जोड़ देंगे, ऐसे हमने इस वाले वाटर कंटेंट के लिए निकाला, ऐसे किसी भी वाटर कंटेंट के लिए निकालेंगे तो हमको ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे कुछ इस तरीके से, है ना। और फिर उस लाइन को हम जोड़ देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो एयर वॉइड लाइन। मतलब इस जगह पे क्या होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगा, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे हमने क्या किया, कॉम्पैक्शन एनर्जी को हम क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इंक्रीज करेंगे तो थोड़ी सा क्या करते जाएंगे उस पर हम, हमारा जो है वाटर, जैसे यदि हमने पहले ए वाले पॉइंट को देखा है, यदि हम ए वाले पॉइंट को देखते हैं तो हमारा ए वाला पॉइंट कुछ इस तरीके का था। यहाँ पर क्या थे, सॉलिड्स थे, यहाँ पर क्या था, वाटर था, और यहाँ पर क्या था, एयर था। हमने कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाई, कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाने पे हमारा सॉलिड्स तो चेंज नहीं होंगे, सॉलिड्स तो सेम रहेंगे, वाटर कंटेंट भी हमारा सेम है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, एयर रिड्यूस हो जाएगी एनर्जी बढ़ाने पे। नेक्स्ट फिर यदि हम बात करेंगे, फिर और ज़्यादा हमारा क्या हो गया, यहाँ से इतने एयर और निकल गई हमारी। ठीक है, वाटर तो हमारा सेम है, ये हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया हमारा वाटर, ये हो गया हमारा वाटर। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल ऐसा बोल सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमने और कॉम्पैक्शन एनर्जी दी तो हमको सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, सॉलिड और वाटर, और पूरे के पूरे एयर जो है बाहर हो जाएंगे। इस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, 100%। वही पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर। ऐसा हमने इस वाले वाटर कंटेंट के लिए किया, ऐसे यदि हम और वाटर कंटेंट के लिए निकालेंगे तो ऐसे हमको कोई इमेजिनरी पॉइंट्स मिलते जाएंगे, उन पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो हमको एक लाइन मिल जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, जीरो एयर वॉइड्स लाइन। इसके लिए जो डेंसिटी आएगी, इसका फॉर्मूला जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट इंटू जी। क्यों, क्योंकि ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको पता फॉर्मूला, ई एस इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू जी। ये दिख रहा है, यहाँ से एस क्या हो जाएगा 1, तो ई इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, डब्ल्यू
जी, तो इस तरीके का भी कहीं फार्मूला दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इसके बाद हमने क्या देखा था, कुछ पॉइंट्स देखे थे हमने, है ना, और वो ये 3 पॉइंट्स को प्रूव भी कराया था। कौन कौन से पॉइंट हैं हमारे? 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन डेंसिटी इक्वल टू 0% एयर वॉइड्स डेंसिटी, है ना। इसको हमने प्रूव भी किया है, ये इसके इक्वल है। सेकेंड चीज़ हमने क्या बताई थी? 90% डिग्री ऑफ सैचुरेशन डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू 10% एयर वॉइड्स डेंसिटी। ठीक है। थर्ड केस क्या था हमारा? 90% डिग्री ऑफ ऑफ सैचुरेशन डेंसिटी सैचुरेशन डेंसिटी इक्वल टू 10% एयर कंटेंट, है ना। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी यहाँ पर कि ये दोनों तो एक ही लाइन लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर एयर वॉइड्स लिखा है, ये एयर कंटेंट लिखा है ना। इसको हमने प्रूव भी किया था, कैसे? AC + S = 1 से। ठीक है, तो ये चीज़ कंप्लीट कर ली। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन, और अभी MPPSC में हमारा 0 एयर वॉइड्स लाइन से भी हमारे क्वेश्चंस देखने को मिला था। रिलेटिव कॉम्पैक्शन की यदि हम बात करें तो इसका क्या फॉर्मूला था? गामा डी इन फील्ड डिवाइड बाय गामा डी इन लैब। लैब में निकालेंगे वो, और फील्ड में निकालेंगे जो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम वो, है ना। जनरली जो फील्ड में आती है उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था इसके बाद हमने? टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो कि हमारे कॉम्पैक्शन में यूज्ड इन कॉम्पैक्शन, जो कि हमारे कॉम्पैक्शन पे यूज़ होते हैं, है ना। तो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होता है रोलर, सेकेंड क्या होता है हमारे पास? रैमर, और थर्ड क्या होता है हमारे पास? वाइब्रेटर। यदि हम रोलर की बात करते हैं तो रोलर भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्मूथ व्हील, सी फुट रोलर, और एक और मैटिक रोलर। ये दिख रहा है इस साइड का, है ना। ठीक है। स्मूथ व्हील रोलर जो है किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज़ होता है? कोहेजनलेस। यदि हम सी फुट की बात करते हैं तो ये कोहेसिव सॉइल के लिए, और ये बोथ दोनों के लिए यूज़ होता है। रैमर की यदि हम बात करते हैं तो किस प्रकार के सॉइल के लिए यूज़ होता है? ये एक तो कन्फाइंड एरिया में यूज़ होता है, और कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वाइब्रेटर जो होता है जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं? सैंड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन इन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमने किस पे बात की थी? हमने एक कर्व बनाया था। कर्व कुछ इस तरीके का था। यहाँ पर क्या था हमारा? वाटर कंटेंट। ये क्या था हमारा? गामा डी मैक्स। हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लिया गामा डी, जिस पे हमने बात की थी ये क्या होता था हमारा? ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। ये क्या होता है हमारा? वेट ऑफ ऑप्टिमम। यदि हम बात करते हैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरीके का पाया जाता है सॉइल का?
यहाँ पर जो सॉइल का स्ट्रक्चर पाया जाता है वो फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, सिर्फ पॉइंट पॉइंट बताना, इसके अंदर का डिस्कस कर दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। फिर किस पे बात करेंगे हम, परमियाबिलिटी पे। फिर किस पे, स्वेलिंग। स्वेलिंग कहाँ देखने को मिल रही थी, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे या वेट ऑफ ऑप्टिमम पे, तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर वॉइड्स ज़्यादा है ना। परमियाबिलिटी यदि हम बात करते हैं तो किस साइड ज़्यादा देखने को मिलेगी, हमने अभी डिस्कस किया था कि फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में किस पे हमारी परमियाबिलिटी ज़्यादा रहती है, फ्लक्चुएटेड में या इस पर, डिस्पर्स्ड में। फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर पे हमारी क्या होती है, परमियाबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमारा जो परमियाबिलिटी डिस्कस यहाँ पर बता दोगे कि सेम वाटर कंटेंट पे यहाँ पर हमारी परमियाबिलिटी क्या रहेगी, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे ज़्यादा रहेगी। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो स्ट्रक्चर बता सकते हो, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पर डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं श्रिंकेज। श्रिंकेज कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा। वाटर कहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा वेट ऑफ ऑप्टिमम पे क्या रहेगा, श्रिंकेज ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो पोर प्रेशर। पोर प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा लगेगा, वेट ऑफ ऑप्टिमम पे, क्योंकि यहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की हमने बात की थी, तो इसको दो तरीके से डिस्कस किया था, एक तो लो स्ट्रेस और हाई स्ट्रेस। लो स्ट्रेस पे यदि हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, अनब्रोकन। अनब्रोकन होने के कारण क्या होगा, इस पर स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं, तो लेस कंप्रेसिबिलिटी आएगी। और इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ब्रोकन, जिसके कारण यहाँ पर हाई कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था, शेयर स्ट्रेंथ। तो शेयर स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा मिलेगी, ड्राई शेयर स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा मिलेगी, यहाँ तो हमारा क्या है, वाटर ज़्यादा है ना। नेक्स्ट इसके बाद बस इतने पॉइंट डिस्कस किए थे हमने। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से हमने ये कॉम्पैक्शन को फिनिश कर लिया था। उसके बाद हमारा क्या था, हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था,